ठीक है। एक क्वेश्चन कर लो जैसा कल किया था वैसा एक और कर लो, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं आगे के टॉपिक्स पे। आपका क्वेश्चन ये है कि देयर आर इन एन इक्वल रेन ड्रॉप्स, ठीक है, एन इक्वल रेन ड्रॉप्स, एन इक्वल रेन ड्रॉप्स, एन इक्वल रेन ड्रॉप्स हैं और ये फॉल कर रहे हैं थ्रू एयर विथ इक्वल टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एन इक्वल रेन ड्रॉप है, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड ईच, ठीक है, दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी। आपको पूछा गया कि इफ दिस एन इक्वल सिंगल ड्रॉप, इफ एन ड्रॉप्स combines a single drop, then terminal velocity of single drop, single drop की terminal velocity चाहिए, then find terminal velocity of, आपने कल किया था, और ये ड्रॉप्स हैं which is falling through air and all the drops are identical, this is what you have to remember। और ऐसा सेम क्वेश्चन आपने कल किया था, this is what you have to do again। जल्दी करो सक्षम एंड जानवी, यू कैन सॉल्व दिस, come back after a long time। सक्षम कर पा रहे हो यस सर, या शुड आई यस सॉल्व? सर। ठीक है, कोशिश कर रहे हो तो करो। लीजिए कि आपके जो ड्रॉप्स हैं, जो आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, उसका रेडियस आर है और जो बड़ा वाला ड्रॉप बनेगा उसका रेडियस कैपिटल आर है, ऐसा मान लो। देखो ज्यादा टाइम लग रहा है, मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, लेट रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप 10 इंटू एन का स्क्वायर आएगा। लेट रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप इज स्मॉल आर एंड ऑफ बिगर ड्रॉप इज कैपिटल आर। बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर है। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि जब ये सारे ड्रॉप कंबाइन करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ ऑल द स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू द वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ, ऑफ बिग ड्रॉप। हाँ, वॉल्यूम ऑफ ऑल द स्मॉल ड्रॉप विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दैट सिंगल बिगर ड्रॉप। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं n into 4/3 into pi r cube, this is the volume of the smaller drops, is equal to 4/3 pi into capital R cube। 4/3 pi 4/3 pi कैंसिल हो गया, ये क्यूब है सॉरी,
ठीक है, r का क्यूब, तो दिस r विल बी इक्वल टू n पे पावर, अच्छा ये दोनों तरफ आप क्यूब रूट लेंगे, तो अगर क्यूब रूट लेंगे तो n का पावर 1/3 टू द r हो जाएगा। दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन द रेडियाई। बिगर ड्रॉप का जो रेडियस है वो स्मॉलर ड्रॉप के रेडियस के साथ इस तरह से रिलेटेड होगा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल ड्रॉप्स, टर्मिनल वेलोसिटी अगर आप देखें इंडिविजुअल ड्रॉप की, तो वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है। Yes. For the drops, for the smaller drops, you will write it as 10 into 2 by 9 into r square, if you remember, into sigma minus of rho, where sigma I am assuming the density of the drops and rho I am assuming the density of the air। ठीक है, और इसके बाद दूसरा क्या करना है, टर्मिनल वेलोसिटी 2 by 9 into capital R square into sigma minus of rho। These are my two equations। Janvi, tell me whether you have understood these two equations or not। Janvi, did you get this? Janvi, did you understand these two equations? Sir, am I audible? Yes, you are audible now। Have you understood Yes, these two sir. equations? Okay, so now we should divide the two equations to 10 by Vt। Everything will be cancelled except a small r and a capital R, so this we will write a small r square upon capital R square। ठीक है, कैपिटल आर का रिलेशन स्मॉल आर के साथ क्या है, दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। तो मैं जल्दी से नोट कर लो ताकि मैं फाइनल आंसर लिख सकूं। प्लीज हरी अप। Done. ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर देखो। फाइनल में आई थिंक क्या नाम है, सक्षम, तुमने कोई सिंप्लीफिकेशन में गलती की है। एनीवेज, तो फाइनल आंसर ऑफ दिस विल बी रिटन एज इक्वल टू Vt 10 कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल आर स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, तो आपने कैपिटल आर की जगह लिखना है n पे पावर 1/3 इंटू स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी विल बी 10 into the power 2/3। दिस विल बी द फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द सिंगल ड्रॉप। Yes, sir. ठीक है, ओके, तो वी मूव ऑन नाउ। So we have discussed about this what we call as terminal velocity। We have discussed about the Stokes law, where the viscous force we have calculated acting on a spherical body। We now know these formulas। अब हम आते हैं फ्लोइंग लिक्विड पे बात करते हैं बेसिकली। बट व्हेन वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द फ्लोइंग लिक्विड, इसमें कुछ चीजें जो आपको समझनी है। इससे पहले कि मैं आपको फ्लोइंग लिक्विड समझाऊं, मैं आपको एक बात समझा रहा हूं। ऑल्दो मैं लिक्विड के टाइप ऑफ फ्लो को मैं बाद इस पूरे टॉपिक के एंड में एक्सप्लेन करूंगा कि कितने टाइप से लिक्विड फ्लो करता है। आप लोगों ने सुना होगा टर्ब्यूलेंट फ्लो। बेसिकली दो मेन टाइप है जिसको हम कहते हैं टर्ब्यूलेंट। ठीक है, तो दो मेन टाइप ऑफ लिक्विड्स फ्लो है, एक का नाम है स्ट्रीमलाइन, दूसरे का नाम है टर्ब्यूलेंट। दैट विल डिफाइन लेटर। I'll be using the term streamline। So I'm telling you what is this streamline flow of a liquid is। स्ट्रीमलाइन के फ्लो को अभी आपके लिए सिर्फ डिफाइन कर रहा हूं। उसके बाद जब हम कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो defining this streamline flow, turbulent flow, laminar flow, tube flow, and when will be there streamline flows in turbulent flow, वो सब मैं डिफाइन करूंगा लेटर ऑन, जिसमें क्रिटिकल वेलोसिटी आती है, रेनॉल्ड्स नंबर आता है, ये कुछ चीजें आती हैं, वो हम डिफाइन करेंगे लेटर ऑन। बट अभी फिलहाल बिकॉज वी विल बी टॉकिंग अबाउट आइडियल लिक्विड, और आइडियल में ये वर्ड आएगा स्ट्रीमलाइन का, तो इसलिए अभी समझ लो स्ट्रीमलाइन फ्लो का क्या मतलब है। देखो, कहीं से भी अगर लिक्विड फ्लो कर रही हो, अगर लिक्विड फ्लो करती है, तो इसका मतलब है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं। बेसिकली लिक्विड के फ्लो का मतलब है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स या लिक्विड के पार्टिकल्स का फ्लो होना। आप समझो, मान लो कि अच्छा लिक्विड इस तरह से फ्लो कर रही है, इस तरह से फ्लो कर रही है ऐसे, तो लिक्विड के डिफरेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, पीछे होगा, है ना। मतलब अगर आप एक कोई
एक कोई स्ट्रीम लाइन कंसीडर कर लें, मतलब एक कोई लाइन को कंसीडर कर लें या एक कोई लेयर ऑफ द लिक्विड को कंसीडर कर लें। मान लीजिए ये कोई एक पार्टिकल है, उसके जस्ट पीछे एक तीसरा पार्टिकल है, उसके जस्ट पीछे एक चौथा पार्टिकल है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके जस्ट पीछे एक पांचवा पार्टिकल है। आई हैव ओनली दीज 5 कलर्स, तो मैं यही बना सकता हूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप ऐसे समझ लें। और मान लो ये कोई पॉइंट है, लिक्विड फ्लो करेगी तो डिफरेंट पॉइंट्स को क्रॉस करेगी वो। अगर फर्स्ट वाले पार्टिकल ने इस पॉइंट को क्रॉस किया विद वेलोसिटी ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो बाकी का जो रेड वाला पार्टिकल है, ग्रीन पार्टिकल, ब्लू एंड येलो पार्टिकल, ऑल ऑफ दिस पार्टिकल विल क्रॉस दिस पॉइंट विद द सेम वेलोसिटी ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन द केस ऑफ स्ट्रीम लाइन फ्लो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब यह है the velocity with which a particle crosses a point will always be same। मैंने ये नहीं बोला कि हर पॉइंट पे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होगी, ये मैंने नहीं बोला। मतलब ये बात ठीक है कि पार्टिकल की वेलोसिटी किसी एक पॉइंट को क्रॉस करने के लिए सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी, बट हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होगी ये नहीं बोला। देखिए मेरा मेरे कहने का दूसरा मतलब समझिए। मैंने आपसे ये बोला कि ये कोई पॉइंट है ए, तो इसको हर पार्टिकल, इस पॉइंट पे हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है दैट इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर लेट मी कॉल दिस एज पॉइंट बी, ठीक है, तो इस पे अगर ब्लैक वाले पार्टिकल की वेलोसिटी क्रॉस करते टाइम सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो बाकी सारे पार्टिकल पर सेकेंड। इसका मतलब किसी भी पॉइंट को एक पार्टिकल जिस वेलोसिटी से क्रॉस करेगा, उसके सक्सीडर पार्टिकल्स उस पॉइंट को उसी वेलोसिटी से क्रॉस करेंगे। velocity may or may not be same, but the velocity with which a particles crossing a given point will be same। तो ऐसा केस कहलाता है स्ट्रीमलाइन। एक मिनट, रुक जाइएगा एक मिनट। सक्षम, आई होप आप ब्रेक नहीं होगी। अभी आवाज जा रही है बिना ब्रेक हुए? सक्षम, Yes, जानवी, sir. कोई तो बोल लो। ठीक है, मैंने आपसे ये बोला कि एक पार्टी मतलब किसी भी फ्लो का कोई भी पॉइंट अगर आप कंसीडर करेंगे तो ऑल द पार्टिकल्स विल क्रॉस दैट गिवन पॉइंट विद द सेम वेलोसिटी। हाँ, ये अलग बात है कि फ्लो में डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, बट जो जिस वेलोसिटी से एक पार्टिकल क्रॉस करेगा किसी भी गिवन पॉइंट को, उसी वेलोसिटी से सारे पार्टिकल क्रॉस करेंगे किसी भी गिवन पॉइंट को। ठीक है, तो सच अ फ्लो इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। डिड यू अंडरस्टैंड? सच अ Yes. फ्लो विल बी कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट कह सकते हो आप इसको। इसका मतलब है कि कोई भी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ओवरटेक नहीं करेगा, कोई किसी से आगे नहीं निकलेगा, सब एक ही साथ एक ही लाइन में चल रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि भाई इसकी वेलोसिटी इसने क्रॉस किया, उसी वेलोसिटी से इसने भी क्रॉस किया। मतलब ब्लैक वाले ने इस पॉइंट को क्रॉस किया विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, तो रेड वाले पार्टिकल की भी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। तो दोनों की वेलोसिटी सेम है, आगे जो चल रहा है उसकी वेलोसिटी और पीछे वाले की वेलोसिटी सेम है, कांस्टेंट है। तो जो आगे वो हमेशा आगे रहेगा, जो पीछे वो हमेशा पीछे रहेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पीछे वाला आगे वाले से आगे निकल जाए, ओवरटेक कर जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो देयर विल बी नो ओवरटेकिंग, राइट। तो पाथ हमेशा कैसा होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। पाथ विल बी अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, राइट। ठीक है, अच्छा, स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसे? तो सर अगर मान लो कि मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा अगर आपको प्रैक्टिकली समझाऊं, तो मान लो कि ये कोई टैप है, अगर यार ये टैप बना लो, ये कोई टैप है, ये कोई टैप महंगा वाला। आपने देखा होगा कि जो महंगे टैप होते हैं उसमें ये जो लिक्विड है बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी गिर रही होती है, ऐसे बिल्कुल। Yes. ठीक है, बड़ा खूबसूरत पैटर्न में, बिल्कुल एकदम एक ट्यूब की तरह फ्लो करती हुई नजर आ रही होती है। ठीक है, सो दिस इज अ स्ट्रीम लाइन। ठीक है, बट आप वही सस्ता वाला टैप ले लो, प्लास्टिक वाला, प्लास्टिक वाला,
तो भला आपने किसी किसी टैप में देखा है, या स्कूल के अंदर भी जो टैप होते हैं वो जाहिर सी बात है कि सस्ते वाले लगे हुए होते हैं, ठीक है, उसमें अगर आपने देखा होगा तो ये ऐसे ही ऐसे ही ऐसे हर तरफ लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये टर्बुलेंट है। कोई इधर से ऐसे घुस के गिर गया, कोई इधर से ऐसे घुस गया, तो ये टर्बुलेंट है। समझ रहे हो? यस खैर, सर। तो इस पे हम फर्दर आगे भी चर्चा करेंगे, तो बट अभी आपको मीनिंग पता चल गया स्ट्रीमलाइन का। अब सुनिए, अब हम लिक्विड के डायनामिक्स पे बात करेंगे। डायनामिक्स का मतलब फ्लोइंग लिक्विड पे चर्चा करेंगे, फ्लोइंग लिक्विड पे। बट फ्लोइंग लिक्विड पे चर्चा करने से पहले आप ये समझिए कि जो भी डिस्कशन हमारा होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन आइडियल लिक्विड। अब मैंने आपको पहले भी बोला था कि लिक्विड रियल और आइडियल का दो डिफरेंट टाइप की लिक्विड है। डिफरेंट टाइप नहीं है, बेसिकली हम जो अपने रियल लाइफ में जो लिक्विड या लिक्विड का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, सच लिक्विड इज कॉल्ड एज रियल लिक्विड। ये बात ऐसी है जैसे आप गैसेस में कहते हैं कि आइडियल गैस एंड रियल गैस, ठीक है, नन ऑफ द गैस इज आइडियल, बट हम उसको आइडियल कंडीशन अज्यूम करते हैं, और कुछ गैसेस आइडियली बिहेव करती हुई नजर आती हैं एट अ पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसी तरह से लिक्विड के केस में भी जो लिक्विड है वो रियल लिक्विड सी है जो हमारे अराउंड होती हैं, बट कुछ लिक्विड आइडियली बिहेव कर सकती है अगर उसके कुछ कंडीशंस हम ऐसे अज्यूम कर लें तो आइडियल लिक्विड का मतलब, और हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे होंगे, वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट द रियल लिक्विड्स। जो रियल लिक्विड के पैरामीटर्स हैं उन पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हम आइडियल लिक्विड की बात करेंगे, ठीक है। और आइडियल लिक्विड का क्या मतलब होगा हमारे लिए, तो पहले इस बात को समझें। आइडियल लिक्विड का सबसे पहला मतलब, जितने भी आइडियल लिक्विड्स है, सबसे पहली बात तो आइडियल लिक्विड की ये है कि सर सारे के सारे आइडियल लिक्विड का जो फ्लो होगा दैट विल बी स्टेडी फ्लो, या इसको कह सकते हो स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्टेडी फ्लो, या आप इसको कह सकते हो स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। जितने भी आइडियल लिक्विड हैं वो सारे के सारे कैसे फ्लो करते हैं, वो स्टेडी फ्लो करते हैं या स्ट्रीमलाइन फ्लो करते हैं। और स्ट्रीमलाइन का भी आपको मतलब मैं समझा चुका हूं। तो आइडियल लिक्विड की ये प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा स्ट्रीमलाइन में फ्लो करेगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी फॉर द आइडियल लिक्विड इज कि ये इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं। तीसरा, नॉन विस्कस, मतलब देखो इसमें हम विस्कोसिटी को भी अज्यूम नहीं करेंगे, मतलब वी डोंट कंसीडर द विस्कस फोर्सेस इन द केस ऑफ आइडियल लिक्विड। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्टेडी कह लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो कह लो, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, नॉन विस्कस होगा लिक्विड, और लास्ट केसेस, चौथा पॉइंट, इररोटेशनल फ्लो। मतलब लिक्विड फ्लो करते हुए में घूमेगा नहीं। कई बार आपने देखा होगा ना, लिक्विड फ्लो करते में रोटेट भी कर रहा होता है, साथ साथ फ्लो भी कर रहा होता है, रोटेट भी कर रहा होता है। तो देयर विल बी नो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड का कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं होगा। रोटेशनल इफेक्ट नहीं होने का मतलब ये कि खुद रोटेट नहीं करेगा। आप अगर बड़े बड़े वो समंदर और लहरें देखें ना लिक्विड की, तो वो लिक्विड का जो फ्लो होता है वाटर का, जैसे आप समंदर में देखो वाटर का जो फ्लो होता है, वो आगे भी भागता है और घूमता भी, आपने कई बार देखा होगा। और वो बेसिकली घूमता इसलिए उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रखो वो उसको भी घुमा देगा वो, ठीक है। तो ये इररोटेशनल इफेक्ट होगा। हो गया, ये नोट कर लिया सर। सर चौथा पॉइंट एक बार फिर से बता दो। चौथा पॉइंट देखो, ऐसे प्रैक्टिकली तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन कभी अगर आपने देखा हो कि वो जो बड़ी बड़ी मौजें होती है मूवीज के अंदर, भी आपने देखा होगा कि वो बहुत बड़ा तूफान जब आता है तो वो कैसा घूमता है। यस तूफान में जब लिक्विड मतलब जो वाटर का जो वो है ना, वाटर वेव्स जब वो ऊपर जाती है तो वो सिर्फ ऊपर ही नहीं जा रही होती, वो घूमती भी है। यस या फिर आप ऐसा देखोगे वाटर के अंदर वर्लपूल फॉर्म होता है, कभी देखा है? यस सर। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम कंसीडर नहीं करेंगे। वी विल नॉट बी कंसीडरिंग एनी रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द लिक्विड, वी विल ओनली बी कंसीडरिंग the flow of the liquid in a straight lines, but we will not be considering any rotational flow, मतलब घूमने वाला केस हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो आइडियल लिक्विड में स्टेडी फ्लो होगा, इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड होगी, नॉन विस्कस होगी। इसका मतलब विस्कोसिटी, विस्कस फोर्सेस भी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं।
और इररोटेशनल फ्लो होगा, मतलब वो रोटेट नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लो करेगी बट रोटेशन साथ में नहीं करेगी। ठीक है? यस सर। ठीक है विभूति भान, अब सुनिए, अब आते हैं हम इक्वेशन। अब यहाँ ये जो भी, इसका मतलब है कि ये जो भी चीजें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑल ऑफ दीज आर बेस्ड ऑन आइडियल लिक्विड्स। ठीक है? तो इस आइडियल लिक्विड में नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? अब यहां से चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुनते चलो। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर लिक्विड फ्लो करती है तो उसके लिए सबसे पहली इक्वेशन जो आपको समझना है, दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। एंड रिमेंबर, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये आइडियल लिक्विड के लिए ही एप्लीकेबल हो रही है। रियल में भी ये चीजें आपको ऑब्जर्व होगी, बट विथ सम कैलकुलेशन और सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स इंक्लूडेड, तब आप उस केस में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वगैरह को आप डिफाइन कर सकते हैं। एनीवेज, तो अभी तो हम आइडियल लिक्विड के लिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को डिफाइन करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है? देखो, मान लो कि ये आपका, ये मान लो कि ये कोई ट्यूब है आपकी, है ना, लेट दिस बी अ ट्यूब, और इस ट्यूब में लिक्विड इधर से इधर फ्लो कर रही है भाई, इधर से इधर फ्लो कर रही है लिक्विड, इधर से इधर फ्लो कर रही है लिक्विड, राइट? इस ट्यूब के अंदर लिक्विड इधर से इधर फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, बाहर निकल रही है। यस अब ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज A1, और यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज A2। मान लो कि लिक्विड की वेलोसिटी यहाँ पर V1 है, जिस वेलोसिटी से वो एंटर कर रहा है, और यहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी V2 है, जिस वेलोसिटी से वो बाहर आ रहा है। मतलब ये ट्यूब है, लेफ्ट वाले एंड पे लिक्विड इंटर्स इन दिस ट्यूब एंड राइट वाले पे लिक्विड कम्स आउट ऑफ दिस ट्यूब। एंड लेफ्ट वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, राइट वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। दीज आर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हमें ये रिलेशन फाइंड करना है कि व्हाट वुड बी द रिलेशन ऑफ दिस वेलोसिटी विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस रिलेशन को फाइंड करने के लिए मुझे एक बात समझाइए। मैंने आपसे कहा कि दिस लिक्विड इज इनकॉम्प्रेसिबल, मतलब कंप्रेस नहीं हो सकती। कंप्रेस नहीं होने का क्या मतलब होता है? क्या कोई चीज दबेगी नहीं, और कोई चीज दबती कब है? जब उसको दबने के लिए आप वो फोर्स लगाते हो, एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हो, तो वो एक्सपैंड जब नहीं कर पाती अपने आप को, तो वो दबती है ना। मतलब अगर कोई ये बॉक्स ले लो और ऊपर से आप इस पे प्रेशर लगा दो, ठीक है, अगर आप इस पे फोर्स लगा रहे हो और इधर से वो फैल जाए तो नहीं दबेगा। नहीं समझ आई बात? भाई अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, और इस एंड को आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और ये वाला एंड मूव नहीं कर पा रहा, तो ये दबेगा ना, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, ये दब जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। बट अगर इमेजिन करके इधर से मैं प्रेशर लगाऊं और जितना मैं इधर से इसको दबाने की कोशिश करूं उतना ही इधर से ये फैल जाए, तो फिर इसमें कोई कंप्रेशन हम कंसीडर नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस अब मैंने बोला कि ये लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल है, तो लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ सर कि अगर मान लो कि किसी भी इंस्टेंट पे यहाँ पर 10 मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड इंटर कर रहा है, तो द सेम वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड शुड कम आउट। अगर मान लो कि द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट is only 6 meter cube and the volume of liquid which is going in is 10 meter cube, so what will happen? The liquid will start compressing itself. जगह तो बनाना पड़ेगा ना उसको एकोमोडेट करने के लिए। तो जगह कैसे बनाएगा लिक्विड? तो भाई लिक्विड अपने आप को कंप्रेस करने लगेगा ताकि वो दूसरे को, आने वाले को जगह दे सके। यार तुम्हें नहीं आया भाई? एक सर एक बार बेंच फिर पे, से। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, एक बेंच पे 3 लोगों के बैठने की जगह है, ठीक है, अगर चौथा उस पर बैठना चाहे तो कैसे बैठोगे? एडजस्ट करते हो तो अपने आप को दबाते हो ना, या नहीं दबाते हो? जानवी, दबाते हो ना आप? ठीक है, अगर मान लो कि कोई 3 बैठे हुए थे और चौथा को बैठना है, तो 3 वाले में से एक उठ जाए और फिर वो चौथा बैठ जाए, तो फिर दबाने की तो जरूरत नहीं होगी, कोई किसी को नहीं दबा रहा होगा। तब मतलब बेंच पे अल्टीमेटली हमें कितने लोग मिलेंगे? 3 ही लोग मिलेंगे, क्योंकि जो एक बैठा हुआ था वो खड़ा हो गया, जो खड़ा था वो बैठ गया, यही हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप कम स्पेस में ज्यादा चीजें ठूसोगे, हटाना चाहोगे, है ना, उसको एकोमोडेट करना चाहोगे, तो क्या होगा? चीजें दब रही होंगी, कंप्रेस हो रही होंगी। ये चीजें कब कंप्रेस नहीं होगी? कि भाई जितना आप एक तरफ से इंटर कराएं उतना ही अगर दूसरी तरफ से बाहर निकल जाए, तो फिर कंप्रेशन नहीं होगा, फिर किसी को दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस आर सर यू गेटिंग? Yes, sir. तो इन द सेम वे अगर आपकी लिक्विड एक एंड पे इंटर कर रही है, और जितनी लिक्विड एक एंड पे इंटर कर रही है उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम अगर दूसरे एंड से बाहर निकल जाए, तो लिक्विड कंप्रेस नहीं होगी।
बट अगर सोचो कि अंदर इंटर कर रही है लिक्विड 10 मीटर क्यूब और बाहर निकली ओनली 6 मीटर क्यूब, तो क्या होगा कि 4 मीटर क्यूब एक्स्ट्रा हो गया, तो उसको अकोमोडेट करना पड़ेगा लिक्विड को, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए लिक्विड अपने आप को कंप्रेस कर लेगा, और हम कंप्रेस नहीं कर सकते बिकॉज वी आर हैविंग आइडियल लिक्विड। समझ गए? यस सर। इसका मतलब किसी भी इंस्टेंट पे मैं ये कह सकता हूं कि मास ऑफ द लिक्विड दैट इंटर्स इन द ट्यूब शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द लिक्विड व्हिच कम्स आउट ऑफ द ट्यूब। ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगा, मास इंटरिंग इन ट्यूब is equal to mass coming out of tube। ठीक है, अब मास कितना इंटर करेगा, तो मास का क्या मतलब होता है, तो मास का मतलब होता है कि डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो चलिए लिखते हैं, डेंसिटी रो है, वॉल्यूम कितना लिखोगे, तो वॉल्यूम लिखने का तरीका सुनो। वॉल्यूम बेसिकली कौन बताएगा वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ होता है या नहीं होता है बेटा, बताना पड़ेगा। यस। ठीक है, तो मान लो कि ये जो लिक्विड इंटर हुआ है इसके अंदर, वो मान लो कि उसका वॉल्यूम लिखने के लिए ये मान लो द लेंथ इज लेट्स से डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, v1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी लिख सकता हूँ। डिड यू अंडरस्टैंड हाउ डिड आई राइट दिस v1 इनटू डेल्टा टी? बिकॉज लेंथ कैन बी रिटन एज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। मान लो डेल्टा टी टाइम में इतना लेंथ इंटर हुआ लिक्विड का, इतना लेंथ, ठीक है, टी टाइम में, तो ये जो लेंथ इंटर हुआ होगा दैट लेंथ विल बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड विद व्हिच इट इज एंटरिंग इनटू द टाइम इन व्हिच इट हैज एंटर्ड। ऐसा लिख सकता हूँ। विभूति, सक्षम और जानवी, प्लीज रिस्पॉन्ड टू इट। यस सर। Yes. Yes, भाई sir. कितना लिक्विड इसमें इंटर हुआ वो लिखने के लिए हमें मतलब लिक्विड का लेंथ, सिंपली हम लिक्विड की वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ की जगह हम लिखेंगे v1 मल्टीप्लाइड बाय t। ठीक है, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज द मास ऑफ द लिक्विड दैट हैज एंटर्ड इज इक्वल टू, इसी तरह से इसमें हम मान लेते हैं कि भाई डेल्टा x2 वाज द लेंथ व्हिच कम्स आउट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं v2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t बिकॉज टाइम तो सेम है, तो यस। डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया 2 मल्टीप्लाइड बाय v2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t। ठीक है, डेल्टा t से डेल्टा t कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो फाइनली व्हाट यू विल बी गेटिंग इज a1 upon a2 is equal to v2 upon v1। this is the ratio of velocity and the area of cross section। इसका मैं प्रैक्टिकल मतलब भी समझा देता हूं, बट उससे पहले देखिए कि velocity of the liquid is inversely proportional to area of cross section। velocity area of cross section से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जहां पर ट्यूब की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है वहां पर आपकी वेलोसिटी कम होगी, और जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी। तभी ये जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम जो इंटर कर रहा है और जो बाहर आ रहा है दैट कैन बी सेम इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब डेल्टा टी टाइम में जो वॉल्यूम इसमें इंटर हुआ, डेल्टा टी टाइम में जो वॉल्यूम इसमें से बाहर आया, वो दोनों सेम तभी हो सकते हैं कि भाई अगर यहाँ पर एरिया कम है तो यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा हो जाए ताकि लेंथ ज्यादा हो जाए, और लेंथ ज्यादा होगा तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ वो उतना वॉल्यूम ला सकता है जितना वॉल्यूम इंटर हो रहा है। समझ आई बात? अच्छा, इसका प्रैक्टिकल आप एप्लीकेशन समझो, प्रैक्टिकली आपने करा हुआ ये काम। जब भी आप किसी पाइप से पानी कहीं पर वो डाल रहे होते हो, पाइप से पानी कभी इस पे स्प्रे किया है प्लांट व्लांट पे कभी आपने? यस। Yes. है ना, तो पाइप से जब पानी फ्लो करता है तो आप कई बार उसको दबा देते हो, आगे से जहां से आपने पकड़ा होता है उसको दबाते हो। प्रेशर आप अगर ज्यादा। उसको दबा के देखोगे तो वो ज्यादा दूर पानी पहुंचेगा। कभी करके देखा है आपने? अगर आप पानी यस सर। मतलब पाइप में जहां से पानी निकल रहा है उसको हल्का सा प्रेस करो, पूरा नहीं, पूरा करोगे तो बंद ही हो जाएगा, हल्का सा दबाओ ताकि मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दो आप, तो आप देखोगे पानी ज्यादा दूर जाएगा। पानी ज्यादा दूर क्यों जाएगा? क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्यों वेलोसिटी बढ़ जाएगी? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटा दिया आपने, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आपने कम कर दिया तो वेलोसिटी बढ़ गई। अच्छा, इसी तरह से आप इसका दूसरा प्रैक्टिकली देखो। आपने अगर वाटरफॉल देखा है, वाटरफॉल, तो वाटरफॉल में आपने देखा होगा, वाटरफॉल में कि जहां से ये वाटरफॉल ओरिजिनेट होता है वहां पर उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होती है। जैसे जैसे वाटरफॉल में वाटर नीचे आ रहा होता है उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाती है, कभी आपने देखा हो तो। ठीक है, उसका रीजन मैं बता देता हूँ। Yes. जहां से ये ओरिजिनेट हुआ है वहां पर वेलोसिटी बहुत कम होगी, ऑलमोस्ट मान लो जीरो है। जैसे जैसे पानी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करेगा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है।
तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? तो दैट इज व्हाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस। डिड यू अंडरस्टैंड? सर एक बार फिर से बताना। फिर से सुन लो। वाटरफॉल जिस हाइट से गिर रहा होता है, अगर आप वहां पे देखें जहां से ओरिजिनेट हुआ है, तो उस हाइट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस हाइट पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, पानी का जो एरिया होगा वो सबसे ज्यादा होगा, अगर आपने कभी देखा हो तो। समझे? यस जैसे जैसे वाटरफॉल में वाटर नीचे आ रहा होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा होगा। ठीक है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहां से वो ओरिजिनेट हुआ वहां पर उसकी वेलोसिटी सबसे कम है, एंड व्हेन इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज करेगा या नहीं करेगा सर? यस ठीक है, तो इसीलिए वाटरफॉल में जहां से वाटरफॉल ओरिजिनेट हुआ है वहां पर एरिया ज्यादा होती है, और सबसे कम एरिया कहां पर होती है? जस्ट व्हेन इट इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड। इसको नोट करिए सर। हो गया? डन। Done. ठीक है, एक क्वेश्चन छोटा सा कर लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन एंड देन विल प्रोसीड। सर आपसे ये बोला गया कि वाटर फ्लो कर रहा है थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर एंड स्पीड। देखो एक हॉरिजॉन्टल पाइप है ऐसा मान लीजिए, थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मुझे भी नहीं पता कि भाई ये पाइप का किधर वाला एरिया ज्यादा होगा, चलो देख लेते हैं। ये कोई पाइप है ऐसा, यहाँ पर जो पानी है, पानी वाटर that enters this point with a velocity of let's say that is equal to 1 meter per second, और इसका जो रेडियस है, रेडियस नहीं बल्कि डायमीटर गिवन है आपको, डायामीटर। तो डाया की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर? 2 सेंटीमीटर। ठीक है सर, आपसे बोला है कि यहाँ पर का डायमीटर कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डायामीटर हियर, सो दैट यहाँ पर जो लिक्विड का वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो। तो बताइए तो क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डायमीटर एट दैट पॉइंट where the velocity becomes 4 meter per second? Hurry up. कितना आया? You will apply equation of continuity here. Apply the equation of continuity. Then 4, simply 4. Why there is pi? तुम क्या कर जाते हो? फाइनल आंसर लाते हो सही, उसमें कुछ गलती कर जाते हो। खैर भाई, जानवी एंड ईशिका, सॉरी ईशिका कह रहा हूँ, विभूति, कैन आई राइट a1 v1 इज इक्वल टू बेटे a2 v2? सिंपल सी बात है, a1 v1 a2 Yes, v2 के sir. बराबर होगा, है ना? द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी एट वन एंड शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी एट अदर एंड। तो एरिया आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे डायमीटर गिवन है तो कुछ नहीं करो, अभी पहले ऐसे लिख लेते हैं। एरिया को, एरिया सर्कुलर पार्ट है ना,
तो एरिया कैन बी रिटन एज पाई r1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय v1 इज इक्वल टू एरिया 2, तो एरिया 2 कैन बी रिटन एज इक्वल टू पाई r2 का स्क्वायर, पाई r2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय v2, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो v1 अपॉन v2, v2 हमें पता है, v1 हमें पता है, तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू नथिंग बट r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या, हमें v1 और v2 की वैल्यू पता है, v1 हम 1 मान लें, v2 हम 4, r2 का स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, डायमीटर निकालना है, मतलब आप रेडियस निकाल लो तो डायमीटर निकल आएगा। तो r2 का स्क्वायर अपॉन r1 का स्क्वायर कितना है, तो r1 का स्क्वायर विल बी 4। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द यूनिट्स बिकॉज r2 में भी सेंटीमीटर होगा। अच्छा ये रेडियस है, सॉरी ये रेडियस है, तो r2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r2 कहां गया, हाँ ये r2 का स्क्वायर हमें निकालना है, और ये डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर आएगा। क्लियर सर? यस। ठीक है, तो अब आप इस बात को सोचिए, मैं इसमें यूनिट चेंज नहीं कर रहा हूं, है ना, आई एम नॉट चेंजिंग यूनिट्स। व्हाई आई एम नॉट चेंजिंग यूनिट्स, बिकॉज ये ऊपर भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर विल कैंसिल आउट। ठीक है, तो इसलिए उसको चेंज करने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो मूविंग ऑन, तो ये r2 का स्क्वायर इतना हो गया, तो हाँ, तो r2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, तो r2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/2, हाफ, सॉरी r2 विल बी इक्वल टू हाफ, रूट ले लोगे ना, r2 का स्क्वायर 1/4 है, तो r2 इक्वल टू हाफ मतलब 0.5। इज इट करेक्ट? हमसे डायमीटर पूछा था, तो डायमीटर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। करेक्ट है सर? समझ आ गई बात? हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। चलो साहब एक और क्वेश्चन कर लो तो एकदम खट से। अगर ये हो गया तो मिटाओ इसको, आगे बढ़ते हैं। यस ठीक है, एक और क्वेश्चन करो तो देखो मैं कितने अकलमंद हैं आप लोग। कि सर आपसे ये बोला गया कि भाई ये कोई ट्यूब है, मैं पूरा टैप नहीं चाहो तो टैप बना देता हूँ, जैसा भी बने भाई, यही टैप है अपना। ये अपना टैप है भाई, ठीक है, इससे बेहतर टैप नहीं बना सकता मैं। खैर, यहाँ से पानी निकल रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टैप, थोड़ा ज्यादा लूंगा डेटा, 1 मीटर स्क्वायर, ऑल्दो इतना होता नहीं है, बहुत कम होता है, बट स्टिल चलो समझने के लिए 1 मीटर स्क्वायर, और यहाँ आपको एरिया बतानी है कि व्हाट विल बी द एरिया एट दिस पॉइंट। और ये जो हाइट है, जितने से पानी नीचे आ गया, दैट हाइट 4 मीटर है। मान लीजिए ये हाइट कितनी है, 4 मीटर है। कोई दिक्कत वाली बात? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। हाइट की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर, तो यहाँ पर A2 बताना है। ठीक है, यहाँ पर A2 बताना है। और दूसरी बात आपसे ये बोला गया हाँ ही हो हा ही है, यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी है, लेट दैट वेलोसिटी बी इक्वल टू ऑल्दो ये बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं, बट फिर भी चलो सिर्फ समझने के लिए 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। तो आपको बताना है कि सर ये जब नीचे 4 मीटर नीचे आ जाएगा तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस फ्लो। इस फ्लो का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा व्हेन इट विल कम डाउन बाय अ हाइट ऑफ 4 मीटर। कैसे करोगे, कैसे सोचोगे? यहाँ पर देखो, अगर नीचे वाले पार्ट को देखोगे, मैं खुद बताता हूँ, मिलके करते हैं। यहाँ पर अगर नीचे वाले पार्ट पे देखोगे तो देयर आर 2 अननोन्स। एक तो एरिया है जो अननोन है, दूसरी बात नीचे वाली वेलोसिटी भी हमें नहीं पता। खुद सोचिए कि यहाँ पर एरिया अननोन है, साथ साथ हमें नीचे वाली वेलोसिटी भी नहीं पता। तो नीचे वाली अगर हमें वेलोसिटी नहीं पता, ठीक है, नीचे वाली वेलोसिटी सर हमें नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई मुझे सजेस्ट करेगा हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट अ very good at a depth of 4 meter? तो of course we can apply the equations of motion to get the value of velocity. अब कौन सी इक्वेशन लगा सकते हो? तो देखो, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है कितना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको पता है सर। और आपको क्या पता है? तो आपको पता है कि v1 की वैल्यू, मतलब तो यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें तो दिस इज द सुटेबल इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। Yes. v square is equal to u square plus of 2s. This will be the equation which we need to apply. v square मेरे को चाहिए, u square का मतलब ये हो गया 4 plus of 2 into a की वैल्यू -10 because it is motion and the gravity multiplied by 4. Am I right? तो ये कितना हो जाएगा सर? v square की वैल्यू हो जाएगी 4 और ये 2 4 2 8। ठीक है, और ये इनिशियल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये भी निगेटिव होगा, तो इसलिए निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि हाइट भी निगेटिव है ना, हाइट नीचे है ना, यहाँ पर ओरिजिन मान लो सर, कंफ्यूज नहीं होना।
ओरिजिन यहाँ पर मान लो, तो हाइट डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर सर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो बेटे मेरे प्यारे मेरे लाल क्या होगा, ये भी निगेटिव होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा या नहीं होगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। 4 और ये 4 2 8 प्लस, तो मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू 84, क्या बोलते हो, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 84। पहले मुझे ये बताओ, ये सबको समझ में आया है, Yes, ऑल sir. 3 ऑफ यू, ये 84 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर वेलोसिटी। अब जब मेरे को वेलोसिटी पता चल गई, नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, अगर मुझे अब वेलोसिटी की वैल्यू पता है तो अब मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकता हूँ। a1 v1, क्या हुआ जानवी, तू चुप हो गई, a2 v2, a1 v1 अगर मैं लिखूंगा तो a1 मेरे को गिवन है 1, Yes. और ये 2 इज इक्वल टू a2 कितना, तो a2 हमें निकालना है, v2 कितना अंडर रूट 84। अब जो भी गंदा सा आंसर आ जाए इससे भाई, a2 विल बी इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट 84, ये आंसर आएगा। Okay, sir. 1/4.5. जहां नहीं समझ में प्लीज पूछें आप, ठीक है। हो गया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझ आ गई आप लोगों को। Yes, sir. आगे बढ़े, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, और आगे जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये सिर्फ 11th के ही एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी जिस पे मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है। बट बर्नौलीज प्रिंसिपल पे जाने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें जो अपने को समझ में आनी चाहिए वो समझनी है। देखिए, एक बात याद रखिए कि आइडियल लिक्विड की हम बात कर रहे हैं, तो अनडाउटेडली बर्नौलीज प्रिंसिपल, पहली बात तो ये सीधा सीधा समझ लीजिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियल Excuse me, लिक्विड। या एक्सक्यूज बेटे, सर कोई आइडियल लिक्विड होता है जैसे आइडियल गैस तो नहीं अगर होता तो कंसेप्शनल। आइडियल नहीं होता ना मेरे बेटे, अगर आइडियल होता तो आइडियल होता कहाँ, आइडियल तो आज की डेट दुनिया में वही है जो होता ही नहीं है, यस। है ना। तो जिस तरह से आपके गैसेस इज नॉट आइडियल, द गैसेस आर रियल, इसी तरह से लिक्विड्स आर आल्सो रियल। अच्छा, ऐसी कोई लिक्विड हो ही नहीं सकती दुनिया के अंदर जिसमें विस्कस फोर्स नहीं हो, और आइडियल लिक्विड में हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज नो विस्कस फोर्स, है ना। तो ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं हो सकता, तो हम आइडियल, तो इसीलिए हम कह रहे हैं जो रियल नहीं है, ठीक है। आइडियल भाई ऐसा होता, जिस तरह से आइडियल बैटरी, मतलब ऐसी बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, आइडियल अमीटर, ऐसा एमीटर जिसमें कोई करंट फ्लो ना करे और वो एकदम एक्यूरेट करंट को मेजर कर दे, ठीक है। तो ये होते नहीं है, तो इसीलिए हम इसको आइडियल कहते हैं। अब आते हैं दूसरी बात पे कि सर जब ये आइडियल होते हैं, जब ये रियल लाइफ में होते ही नहीं है, तो फिर आप इसको पढ़ाते क्यों हैं, या आप लोग, या इस सिलेबस में ये होता ही क्यों है, पढ़ते क्यों हैं हम, इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि अगर आप विदाउट कंसिडरिंग दिस क्वांटिटीज अगर आप चीजों को समझ पाओगे, तभी जब आपको विस्कस फोर्सेस कंसीडर कराया जाएगा इन हायर क्लासेस। हायर क्लासेस मतलब स्पेशली व्हेन यू विल बी डीलिंग विथ फिजिक्स इन योर ग्रेजुएशन और मास्टर्स, और या आप इंजीनियरिंग करेंगे और स्पेशली आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे, तो उस केस में फ्लूइड डायनेमिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स, एफएम के नाम से चैप्टर सब्जेक्ट होता है पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स। जैसे इस चैप्टर है ना आपके 11th में, उसमें 6 महीने पढ़ने वाला एक सब्जेक्ट होता है, तो फिर उसमें जब चीजों को कंसीडर कराया जाएगा तो फिर आपको चीजें समझ आएंगी या आप कर पाएंगे तभी, जब आप ये बेसिक चीज समझ पा रहे हो, तो ठीक है। तो इसीलिए ऐसे आपको आइडियल पढ़ाया जाता है, बट दिस आइडियल डजंट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। एनीवेज, खैर, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द आइडियल लिक्विड, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो बर्नौलीज का प्रिंसिपल है दैट इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल लिक्विड, पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। ये मैं आगे भी लिखा दूंगा, लिक्विड अगर आइडियल है तभी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात यह है सर, दूसरी बात यह है कि जितनी भी आइडियल लिक्विड है उसमें वी कंसीडर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज। लिक्विड की हम 3 तरह की एनर्जी को कंसीडर करते हैं। व्हाट आर दोज एनर्जीज? तो पहली एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, एंड द थर्ड एनर्जी इज द प्रेशर एनर्जी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज, प्रेशर एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब बट मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है, आप बिल्कुल बता पाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। मुझे एक बात बताइए बेटा कि अगर कोई ये पार्टिकल है जिसका मास m है और इसको मैंने h हाइट पे ले जाके रख दिया है, तो इसमें जो एनर्जी होगी उसको आप सिंपली mgh लिखेंगे और आप ये कहेंगे कि इसकी जो पूरी एनर्जी है, इसकी जो पूरी पोटेंशियल एनर्जी है या पूरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ पर है या नहीं है, मतलब जहां पे पार्टिकल है वहीं पर ये पूरी एनर्जी मिलेगी आपको। एम आई राइट? क्या हो गया? Yes, sir.
अगर पार्टिकल का अपना साइज नेग्लिजिबल है तो हम पूरी की पूरी एनर्जी उस वहीं पर अज्यूम कर सकते हैं जहां पर पार्टिकल प्लेस्ड है। बट अगर आप इमेजिन करें कि अगर आप एक कंटेनर में लिक्विड भर दें, ऐसे आप किसी कंटेनर में एक लिक्विड भर दें और उसको आप एच हाइट पे ले जाके रख दें, एच हाइट पे, तब भी तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, होगी या जी नहीं सर। होगी? हाइट पे रखा हुआ है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। बट अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि इसकी पूरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहां पर लोकेटेड होगी, या ऐसा कोई पॉइंट जहां पर पूरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लाई कर रही हो, क्या ऐसा कोई पॉइंट? जैसे हम सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करते हैं ना कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम पूरे सिस्टम का मास अज्यूम कर सकते हैं, उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो क्या ऐसा यहाँ पर कोई सेंटर पॉइंट है जहां पर हम इसका पूरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अज्यूम कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं सर, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस लिक्विड में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज नॉट कन्फाइंड टू अ पॉइंट, in fact it is distributed over whole of the volume of the liquid। मतलब ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं होगी, वो पूरे लिक्विड के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। समझ आ रही है बात? ए बेटा, यस सर। ठीक है। जैसे इसी ये बात ऐसी है ना कि जैसे अगर मैं कोई ऐसी बॉडी ले लूं तो उसका मास किसी एक पॉइंट पे थोड़ी ना होगा, वो तो पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड होता है। तो इसलिए हम डेंसिटी डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। इसी तरह से जब भी आपकी कोई ऐसी बॉडी हो जिसका आप साइज नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो उसकी कोई भी एनर्जी, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, वो हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अज्यूम नहीं कर सकते। हम कहेंगे कि दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर होल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम या होल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। यस। ठीक है, तो अब इसीलिए हम पहले आपको छोटी छोटी बातें डिफाइन करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। तो सबसे छोटी छोटी बातें समझ लो कि सबसे पहले वी विल बी डिफाइनिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नॉर्मल तो हम ऐसे लिखते थे, बस यहां पर एक टर्म बढ़ा देंगे, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि व्हाई आर वी डिफाइनिंग एनर्जी डेंसिटी इंस्टेड ऑफ ओनली डिफाइनिंग एनर्जी, व्हाई आर वी डिफाइनिंग दिस डेंसिटी। तो रीजन मैंने आपको बता दिया कि वी आर डिफाइनिंग दिस डेंसिटी, the reason being कि energy will not be concentrated at any particular point, rather it will be distributed over the whole volume of the liquid। तो आप देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपने को पता है, तो एनर्जी डेंसिटी हम कैसे लिखेंगे? तो एनर्जी डेंसिटी लिखने का तरीका m इंटू जी इंटू एच डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दीजिए। डेंसिटी का तो यही मतलब हुआ ना, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट इन एरिया, नॉट ओनली इन एरिया बट इन द होल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। तो इसलिए हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम इंटू जी इंटू एच लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको हम रो जी एच लिख सकते हैं। Gravitational potential energy density of a liquid can be written as rho gh, where rho is density of liquid। rho क्या चीज है? Density of liquid है। rho is density of liquid। Did you understand? यस। ठीक है, दूसरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी आप क्या लिखेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी में आप लिखेंगे, ये डेंसिटीज हैं सारे, है ना, ये आप लिखेंगे हाफ इंटू एम वी स्क्वायर अगेन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू एम बाई वॉल्यूम इंटू वी का स्क्वायर, एंड अगेन एम बाई वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी। तो हाफ इंटू ये कितना हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो रो इंटू वी का स्क्वायर। क्लियर? यस। ठीक है, नाउ लास्ट वन इज प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी। तो पहले तो हम समझ ले प्रेशर एनर्जी का क्या मतलब है। आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है केमिस्ट्री में? यस सर। आप लोगों को याद होगा कि वर्क इज आल्सो डन बाय प्रेशर एंड द वर्क डन बाय प्रेशर इज रिटन एज P मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। देखो मैं यस। आपको समझाता हूँ, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड एज वर्क डन। अगर आपको याद हो तो, नहीं याद है तो मैं आपको समझाता हूँ, सुने। मान लीजिए कि ये लिक्विड है और यहाँ पर एक मान लीजिए कि ये कोई डिस्क है जो मैंने ऐसे फंसा रखा है, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या होगा? लिक्विड इसको पुश करेगा इस डिस्क को या नहीं? सोचो,
इफ लिक्विड इज फ्री टू मूव या फ्री टू फ्लो, तो इस डिस्क को पुश करेगा। मान लो इस डिस्क का एरिया बेटे ए है और लिक्विड ने इसको पुश किया बाय डेल्टा एक्स, मान लीजिए इसको डेल्टा एक्स से पुश कर दिया और ये जो है यहाँ पर पहुंच गया, ये वाला जो है ना यहाँ पर पहुंच गया मान लो। तो ये क्यों पहुंचा? क्योंकि प्रेशर इज पुशिंग, प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज पुशिंग दिस डिस्क आउट। ठीक है, क्यों प्रेशर पुश कर रहा है? ताकि वो लिक्विड मूव कर सके, फ्लो कर सके, इसलिए वो इस डिस्क को पुश कर रहा है। तो प्रेशर अगर डिस्क को पुश कर रहा है तो प्रेशर कुछ फोर्स लगा रहा होगा, मतलब इस प्रेशर के कारण इस डिस्क पे कुछ फोर्स लग रहा होगा। देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द डिस्क ड्यू टू दिस प्रेशर। तो ये फोर्स कितना होगा? पहली बात तो ये देखिए कि फोर्स कैन बी रिटन एज प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ये जो भी प्रेशर हो मल्टीप्लाइड बाय द एरिया लिख सकते हैं। नहीं, पहले तो हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, प्रेशर को, फोर्स को हम प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया तो लिख ही सकते हैं ना। अब ये वर्क डन क्या होगा इस प्रेशर का? तो वर्क डन कैन बी रिटन एज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज डेल्टा एक्स। तो इसको आप लिख सकते हैं पी ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, यू कैन राइट दिस वे। ठीक है, फिर से आवाज ब्रेक हो गई, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया लिख सकते हैं। अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर, अब ठीक। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि लिक्विड का प्रेशर एक्ट करेगा ऑन द डिस्क, और लिक्विड का प्रेशर डिस्क पे एक्ट करेगा तो उस प्रेशर के कारण फोर्स लगेगा, and the force acting on this disk will be written as pressure multiplied by the area of the disk. तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट में फोर्स की जगह आप क्या लिखेंगे? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया इनटू डेल्टा एक्स। मुझे कौन बताएगा कि हाउ कैन वी राइट दिस वैल्यू एज? एरिया इनटू डेल्टा एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं? एरिया ये है और डेल्टा एक्स ये लेंथ है, तो इस वॉल्यूम। एरिया इनटू डेल्टा एक्स, वेरी गुड, इसको मैं वॉल्यूम लिख सकता हूं। तो वर्क डन बेसिकली क्या है? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम। वी का मतलब वेलोसिटी नहीं है विभूति, वी का मतलब है वॉल्यूम। Yes, sir. वॉल्यूम ऐसे लिख देता हूं। तो यही जो वर्क आपने किया है या लिक्विड ने करा है ऑन द डिस्क, दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द डिस्क एंड दैट विल बी कॉल्ड एज प्रेशर एनर्जी। इस एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी कहते हैं? प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? तो प्रेशर एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? तो प्रेशर एनर्जी जो है आपका प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम, उसको आप किससे डिवाइड कर दो? वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल आउट, इसका मतलब है प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी इज नथिंग बट इक्वल टू द प्रेशर इटसेल्फ। ठीक है, तो तीन फॉर्म की एनर्जीज हैं, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी एंड प्रेशर एनर्जी डेंसिटी। प्रेशर एनर्जी डेंसिटी तो एग्जैक्टली प्रेशर के ही बराबर है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी हाफ रो वी स्क्वायर, वेयर रो इज द डेंसिटी। ठीक है, और तीसरा क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इज रो जी एच। ये नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। ओके, मूविंग ऑन। अब हम आते हैं, ये सब हमने क्यों पढ़ा है, लेट अस टॉक अबाउट इट नाउ। अब हम आते हैं एक बड़े जोरदार से प्रिंसिपल पर जो बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। इसका नाम है बर्नौलीज और इसकी डेरिवेशन आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसलिए डेरिवेशन को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत कोई रॉकेट साइंस डेरिवेशन नहीं है। बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है क्या? इस बात को समझिए। इस बर्नौलीज प्रिंसिपल का मतलब यह है कि किसी भी आइडियल फ्लो ऑफ लिक्विड में, या आप ये कह सकते हैं किसी भी आइडियल लिक्विड में, अगर कोई भी आइडियल लिक्विड फ्लो कर रही है, तो इन फ्लोइंग लिक्विड आप किसी भी क्रॉस सेक्शन पर
उस लिक्विड के फ्लो के किसी भी क्रॉस सेक्शन पर अगर आप टोटल एनर्जी देख लें तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल ये कहता है कि आइडियल लिक्विड में किसी भी क्रॉस सेक्शन पर जो टोटल सम ऑफ एनर्जीज हैं, कौन कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी एंड द थर्ड वन इज प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, इन तीनों का सम किसी भी क्रॉस सेक्शन पे हमेशा सेम होगा और इन अदर वर्ड्स कांस्टेंट होगा। ठीक है, पहले स्टेटमेंट लिखो, फिर इसी को मैं और फर्दर एक्सप्लेन करता हूं। तो स्टेटमेंट लिखो, द सम ऑफ pressure energy, kinetic energy and potential energy density. The sum of pressure energy, kinetic energy, pressure energy और क्या बोला, pressure energy, kinetic energy and potential energy density of an ideal liquid remains constant along its flow. देख लिया सर, remains constant along its flow. लिख लिया सर। अब मेरी बात सुनिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर, अगर आप मान लो कि कोई भी इस तरह से ट्यूब आप अज्यूम कर लो, मान लो ये मैं मेरी मर्जी जैसा भी मैं ट्यूब बनाऊं, आपकी मर्जी आप जैसा ट्यूब बना लें। ठीक है, बस एक ख्याल रखिएगा कि 2 पॉइंट पे जो क्रॉस सेक्शन है वो मैं सेम नहीं शो कर रहा हूँ। और ये मान लीजिए कि कोई रेफरेंस लाइन है जहां से इस क्रॉस सेक्शन की हाइट मैं मेजर कर रहा हूँ एज h1 और इस क्रॉस सेक्शन की हाइट मैंने लिख दिया है एज h2। अब ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर मान लीजिए यहाँ से कोई लिक्विड का फ्लो हो, ठीक है, ऐसे फ्लो हो रही है लिक्विड, मान लेते हैं इस वाले क्रॉस सेक्शन से, लेफ्ट वाले क्रॉस सेक्शन से राइट क्रॉस सेक्शन की तरफ लिक्विड फ्लो कर रही है, ऐसे लिक्विड का फ्लो हो रहा है। तो अगर लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो इसमें हम कहीं पर भी कोई भी क्रॉस सेक्शन अज्यूम कर लें, मान लो कि ये लिक्विड का हम फ्लो यहाँ पर अज्यूम कर लें या लिक्विड का फ्लो हम यहाँ पर अज्यूम कर लें, कहीं पर भी अज्यूम कर लें, तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी? तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप कहीं पर भी अज्यूम कर लें फ्लो, या कहीं पर भी आप स्ट्रीमलाइन का फ्लो कहीं पर भी अज्यूम कर लें, कहीं पर भी कोई क्रॉस सेक्शन ले लें, तो आपकी जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी में ऑब्वियसली कितने फॉर्म ऑफ एनर्जीज आर देयर? तो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड द प्रेशर एनर्जी। इन तीनों फॉर्म ऑफ एनर्जी का जो सम होगा, वो सम हमेशा क्या होगा? वो सम हमेशा सेम होगा, मतलब एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? मतलब देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी। और ये लॉस ऑफ एनर्जी क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज यू आर नॉट कंसिडरिंग एनी विस्कस फोर्स, एंड एज देयर इज नो विस्कस फोर्स, दैट इज व्हाई देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। बट इन रियल लिक्विड देयर आर विस्कस फोर्सेस, तो देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी, वो हमेशा कांस्टेंट तो नहीं रहेगा सर। समझ आई बात? तो यहाँ पर हम चूंकि आइडियल लिक्विड अज्यूम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इस बात को अज्यूम कर सकते हैं या इस बात को हम प्रूफ कर सकते हैं कि हर पॉइंट पे जो हमारी एनर्जी है वो सेम रहेगी, देयर विल बी नो लॉस। अब इस बात को समझने के लिए या इस बात को प्रूफ करने के लिए, बाय अज्यूमिंग दिस कि हमारी ये लिक्विड आइडियल लिक्विड है, इसको अज्यूम करते हुए हमें इस बात को शो करने के लिए आप कुछ चीजें मान लो यहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी v1 है और यहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी v2 है। तो आप मुझे बता सकते हो कि कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी, v1 या v2? व्हिच वेलोसिटी विल बी ग्रेटर? v1 v1 ज्यादा होगी। Which of the two velocity will be greater, v1 or v2? कोई और बताएगा? ये सिर्फ डायग्राम देखते हुए कैन यू टेल मी which of the two velocities will be greater, v1 or v2? v2 Obviously v2 ना। सक्षम क्या हो गया? v1 क्यों कह रहे हो तुम? एरिया कम होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, एरिया ज्यादा होगी तो वेलोसिटी कम होगी। सक्षम? यस है ना, एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा, और एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम, ये तो कॉन्सेप्ट है ना। अच्छा, लिक्विड फ्लो कर रही है फ्रॉम लेफ्ट वाला क्रॉस सेक्शन टू राइट वाला क्रॉस सेक्शन।
Who will tell me pressure at which cross section will be more? At the left cross section pressure will be more, or at the right cross section? At which cross section do you think pressure would be more? अच्छा, लिक्विड कैसे फ्लो करता है? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर या लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर? लिक्विड हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे फ्लो करता है या लोअर से हायर पे? लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, राइट? लो टू राइट, लो टू हाई नहीं रहे सक्षम, हाई टू लो। हर चीज हायर से लोअर की तरफ फ्लो करती है ताकि दोनों को बैलेंस कर सके। इस बात को फिर से रटो, कि बार बार बोल चुका हूँ, क्या हो गया सक्षम आज तुम्हें? ये बात मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, एंड आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, कि लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। कहां से कहां फ्लो करता है? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पर, ठीक है? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, ठीक है? तो देखो, अगर लिक्विड फ्लो कर रही है लेफ्ट वाले क्रॉस सेक्शन से राइट वाले क्रॉस सेक्शन पर, इसका मतलब है कि यहाँ पर का जो प्रेशर होगा दैट हैज टू बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रेशर एट दिस क्रॉस सेक्शन। ये P1 ले रहा हूँ, ये P2 ले रहा हूँ, क्लियर है? यहाँ तक क्लैरिटी है तो बताओ। अगर मैं कंपैरिजन करके लिखूं तो मैं कह सकता हूँ P1 इज ग्रेटर देन P2। मैं ये भी कह सकता हूँ कि V1 इज लेस देन V2, और आपको एरिया तो दिख ही रहा है कि एरिया 1 इज ग्रेटर देन एरिया 2। ये कंपैरिजन। खैर, हमें तो ये प्रिंसिपल प्रूफ करना है, और ये प्रिंसिपल हम कैसे प्रूफ करेंगे इस बात को ध्यान से देखिए। तो इसमें ये डायग्राम नोट करो ताकि मैं आगे बता सकूं चीजों को। ये डायग्राम नोट करो एकदम फटाक से। हो गया? अब देखिए, सिंपल सी बात है। मैं आप लोगों से पूछता हूं भाई, इस पॉइंट पे, या मैं इसको 1 बाय 1 लिख ही देता हूं। एट लेफ्ट क्रॉस सेक्शन, अगर आप लेफ्ट वाला क्रॉस सेक्शन देखें, ये मैं लिख देता हूं, ठीक है? लेफ्ट वाला क्रॉस सेक्शन, तो इस लेफ्ट वाले क्रॉस सेक्शन पे जो हमारी एनर्जी डेंसिटीज हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, इसको अपन क्या लिखेंगे? रो जी H1। और काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी को अपन क्या लिखेंगे? हाफ इंटू रो इंटू V1 का स्क्वायर। और प्रेशर एनर्जी डेंसिटी जो होगी, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगी? तो दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू P, ठीक है? और P मतलब P1, है ना? इसी तरह से राइट क्रॉस सेक्शन पे आप लिखेंगे एट राइट क्रॉस सेक्शन, एट राइट क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन जहां नहीं समझ में प्लीज बोल दीजिएगा क्रॉस सेक्शन। अगर राइट क्रॉस सेक्शन पे आप इन्हीं चीजों को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी आप लिखेंगे रो जी H2, हाना बोलना पड़ेगा भाई। काइनेटिक एनर्जी आप लिखेंगे हाफ इंटू रो इंटू V2 का स्क्वायर। एंड द लास्ट वन इज प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी आप क्या लिखेंगे? P2। एम आई करेक्ट? इसका मतलब while going from left वाला क्रॉस सेक्शन टू राइट वाला क्रॉस सेक्शन, there is a change of potential energy also and there is the change of kinetic energy also, ठीक है? तो अब देखो मैं क्या करता हूं, यहां देखिए, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? और ये बात याद रखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इस बात को याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी, कि मैंने एनर्जी वर्ड सिर्फ लिखा है, बट ये आपको बैक ऑफ द माइंड याद रखना है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी। तो चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिखेंगे? तो आप यही लिखेंगे ना, चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, रो GH2 माइनस ऑफ रो GH1। टेल मी यस और नो। सिमिलरली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर आप लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी आप लिखेंगे हाफ इंटू रो इंटू V2 का स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ इंटू रो इंटू V1 का स्क्वायर। एम आई राइट? लास्ट पॉइंट इज कि व्हाट इज द वर्क। अच्छा, ये लिक्विड को इधर से इधर ट्रांसपोर्ट करने में, इधर से इधर लिक्विड को पहुंचाने में, ये प्रेशर ही के प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द लिक्विड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट क्रॉस सेक्शन टू राइट क्रॉस सेक्शन? I can simply claim that कि pressure is responsible for that. Yes, of course, pressure responsible. तो ये pressure क्यों responsible है, and how does this pressure is making this liquid to flow?
क्योंकि बेटा जहां पर भी प्रेशर होगा वहां पर फोर्स होगा, तो जहां पर प्रेशर इज ग्रेटर वहां पर फोर्स इज ग्रेटर। मतलब ये बात ऐसी हो गई कि अगर मैं इस ब्लॉक पे कहूं कि दो फोर्सेस मैं लगा रहा हूं, इधर से F1 और इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूं F2, और ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है देयर विल बी अ नेट फोर्स F1 माइनस ऑफ F2 मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज वर्क डन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? भाई अगर आपने किसी बॉडी पे एक फोर्स लगाया, ऐसे समझो, अगर नहीं समझ में आया तुम्हारी, तुम शांत हो गए बिल्कुल, अगर ऐसे इस पे हमने फोर्स लगाया और बॉडी हैज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्प्लेसमेंट डी, तो वर्क डन आप क्या लिखेंगे? वर्क डन को लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एम आई राइट? वर्क डन आप लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर इंस्टेड ऑफ वन फोर्स इफ देयर आर टू फोर्सेस, मान लीजिए कि इधर से एक फोर्स लग रहा है F1 और इधर से एक फोर्स लग रहा है F2, तो इसमें वो वर्क डन को आप क्या लिखेंगे? वर्क डन को आप इस बार ही लिखेंगे F1 माइनस ऑफ F2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, या F2 माइनस F1 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। मतलब you will calculate the net force and then you will multiply it with displacement. Am I right? Tell me yes or no. ठीक है, अब देखिए मेरी बात समझिएगा सर। मान लीजिए कि in time delta t the length of the liquid that flows from here that till that there, ये मान लीजिए कि ये टाइम डेल्टा टी में, ये टाइम डेल्टा टी में, डेल्टा टी टाइम में, मान लीजिए कि in time delta t, in time delta t the length of the liquid that has flown delta x is equal to, मैं v1 multiplied by delta t लिख दूं अगर, ठीक है, तो जितना लिक्विड इधर से इधर फ्लो हुआ है उतना ही लिक्विड तो इधर से इधर फ्लो होगा। नहीं आ रहा तो मेरी बात सुनो कि इन टाइम डेल्टा टी लिक्विड जो फ्लो हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको यहां पर जो लिख रहा हूं वो देखो समझो। वर्क डन ऑन लिक्विड बाय प्रेशर इन टाइम डेल्टा टी। देखिएगा सर क्या लिख रहा हूं, मैंने आपको क्या बोला था? वर्क डन। वर्क डन मैं पहले ऐसे लिख देता हूं, वर्क डन मतलब F1 माइनस ऑफ F2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट दैट इज डेल्टा x। तो वर्क डन की वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा? वर्क डन की वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं P1, ठीक है, समझिएगा, मल्टीप्लाइड बाय एरिया 1, ठीक है, क्योंकि फोर्स को आप लिख सकते हैं ना प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। डेल्टा x को V1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t लिख सकता हूं। सी इफ यू आर कन्विंस्ड विद दिस। आर यू कन्विंस्ड? माइनस ऑफ, देखिए P2 एरिया 2 मल्टीप्लाइड बाय V2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, ये वर्क डन लिख सकता हूं यानी। देखिए यहां तक नोट करिए और जहां नहीं समझ में आया प्लीज पूछिए। यहां तक समझ में आ रहा है प्लीज बताइएगा। अच्छा, who will tell me what is this A1 V1 delta T and A2 V2 delta T? एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस इज द लेंथ, तो एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या कह सकता हूं मैं इसको? वॉल्यूम। वॉल्यूम। अच्छा, ये दोनों वॉल्यूम सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? चलो देख लो सर। आपको मालूम है सिंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 होता है, नहीं विभूति? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होगा ना बेटा? देखो देखो देखो, ये रीजन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पता है ना? ये देखो A1 V1 A2 V2 के बराबर है ना सर, और टाइम तो वैसे ही सेम है। तो वर्क डन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि प्रेशर 1 मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम माइनस ऑफ प्रेशर 2 मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम। देखो तो वर्क डन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय P1 माइनस P2।
ये प्रोडक्ट ऑफ एरिया और वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है ना, यही तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताता है। यस। यहां तक नोट कर लीजिए तो बताइए। अच्छा वॉल्यूम को इधर ले आइएगा तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। ये चाहो तो मैं यही लिख देता हूँ, इस बात को भी जगह है तो। वर्क डन अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को लेफ्ट साइड पे ले जाऊं तो इट इज सिंपली इक्वल टू प्रेशर का डिफरेंस P1 माइनस P2। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितना वर्क हो रहा है बाय द प्रेशर, और इसी को हम प्रेशर एनर्जी भी कहते हैं सर, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम को। डन। अब देखो, अब जो एक बात बताओ, आपने किसी बॉडी पे जो वर्क किया है, ऑल ऑफ दैट वर्क डोंट यू थिंक विल बी स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी? या फिर अगर आपको ऐसे नहीं समझ में है तो आप ऐसे याद करिए कि आपको एक बात बताई गई थी कि टोटल वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल एनर्जी का चेंज इफ देयर इज नो लॉसेस। ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ पर ऐसे कह सकता हूँ, ध्यान से देखो, ये इरेज कर दूं विभूति एंड जानवी, सक्षम ने तो नोट कर लिया है, आप लोग बताएं। यस सर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन द टोटल एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन हमारा पर यूनिट वॉल्यूम क्या निकला है, P1 माइनस ऑफ P2। चेंज इन एनर्जी क्या है, तो दो तरह की एनर्जी का चेंज हुआ है, एक तो है रो जी H2 माइनस ऑफ रो जी H1, और दूसरा क्या है, प्लस ऑफ हाफ इंटू रो इंटू V2 का स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ इंटू रो इंटू V1 का स्क्वायर। ये लिखा है आपने। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 प्लस ऑफ रो जी H1 प्लस ऑफ हाफ इंटू रो इंटू V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस ऑफ हाफ इंटू रो इंटू V2 का स्क्वायर प्लस ऑफ रो इंटू G इंटू H2। ये दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब है कि ये आपका मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब इस क्रॉस सेक्शन पे जो तीनों एनर्जी का सम है और इस क्रॉस सेक्शन पे जो तीनों एनर्जी का सम है वो इक्वल हो गया या नहीं हो गया? देखो, इन दोनों क्रॉस सेक्शन पे जो एनर्जी का सम है वो इक्वल हो गया। हाँ सर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सर हम अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं, तो वी कैन सिंपली से दैट हाफ P रो GH प्लस ऑफ हाफ रो V का स्क्वायर, दिस विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। ये है आपका इक्वेशन, है ना। ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि जो हमारी एनर्जी है, द सम ऑफ ऑल दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज in an ideal liquid at any cross section will always remain constant, and this is Bernoulli's principle। जैसे आप गैस में यूज करते हो ना, गैस के केस में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो आप लिखते हो ना P1 V1 इज इक्वल टू V2 P2 V2 एंड सो ऑन। तो उसी तरह से यहाँ पर भी लिखेंगे आप क्या, P प्लस ऑफ रो GH प्लस ऑफ हाफ रो V स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ठीक है सर, दिस इज द प्रूफ ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, नोट कर लीजिए। डन।